केंद्र के बाद में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया। क्या खास रहा बजट में, क्या मिला बजट में, अलग अलग क्षेत्रों में किसको क्या मिला और आम जन की, उद्योगपतियों की और अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वालों की क्या प्रतिक्रिया रही। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने निराले अंदाज में, जादूगरी के अंदाज में प्रेस के सामने यह कहने से भी नहीं चुके कि विपक्षी उपचुनावों का बजट मान रहे हैं, लेकिन विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि ये उपचुनावों का नहीं, मध्यावधि चुनाव का बजट है। चुटकीले अंदाज में गहलोत ने बजट पेश किया और सभी को जादुई अंदाज में खुश भी किया, लेकिन यह जादुई अंदाज कितना खुश करेगा लोगों को और आने वाले भविष्य में कांग्रेस को किस तरह से संबल प्रदान करेगा प्रदेश में, यह तो समय ही बताएगा। क्योंकि विपक्षी पार्टियां अपने अपने खेमे में, अपने अपने अंदाज में बजट पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इसे हवाई बजट बताया है कि केवल घोषणाएं हुई है, आधार स्तर पर जितना बजट रखा गया है उतने में काम होना असंभव है। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। हमारा घोषणा पत्र है, अगर 50% दावा हम कर रहे हैं तो सोच के कर रहे होंगे। जादू से, मैजिक से करते हैं। उपचुनाव नहीं, मध्यप्रदेश चुनाव की बात लोग कर रहे हैं, विपक्ष वाले आप उपचुनाव की बात कर रहे हो। अभी हमारे अध्यक्ष जी को क्या कहा नीचे, उन्होंने बोलो बीजेपी के एमएलए कह रहे थे क्या मध्यावधि चुनाव हो रहेंगे, हम तो सोच ही नहीं सकते ऐसा बजट आएगा। अपन का बोलोगे क्या, बोले पिछली गली से निकल जाएंगे हमारे, क्या नहीं बोलेंगे पीछे गली से निकल जाएंगे। ये कमेंट नेताओं के उनके, तो पीछे की गली से निकालने वाली स्थिति पैदा हो गई उनकी, तो आप सोच सकते हो ना। मध्यप्रदेश चुनाव होंगे, 5 साल सरकार चलेगी, बल्कि अगली बार सरकार वापस कांग्रेस ही बनाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा का अंबार लगा दिया। मैं सोचता हूं कि इसमें पिछले बजटों की बातें भी इसमें समाहित है। केंद्र सरकार का जो पैसा मिल रहा है उसको भी इसमें इन्होंने अपनी घोषणा मिला करके उसकी घोषणा की है। यहाँ तक कि यूआईटी की जो योजनाओं के जो काम है उसको भी इसमें मिला करके घोषणा की हुई है। तो घोषणाओं का तो अंबार लग गया, लेकिन इस बात को नहीं देखा कि पिछले साल जो इनका जो बजट था 20-21 का, उसमें इन्होंने जो घाटा माना था वो 33,000 करोड़ का, वो बढ़ करके 41,000 करोड़ हो गया। इसका मतलब उधार लेओगी भी और मस्त रहो। और अब की बार भी इसी स्थिति है कि अभी ये 23,000 से अधिक 700 समथिंग करोड़ का सारा सकल घाटा बता रहे हैं, लेकिन ये 50,000 करोड़ तक पहुंचेगा। और उसके बाद भी दो बजट जो 19-20 में पेश हुए, 21-22 में पेश हुए, उसकी योजना धरती पर उतरी नहीं, वो अभी कहीं न कहीं पाइपलाइन में चल रही है। तो ये भी लोगों को दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन सच में ये जनता के साथ एक दगा होगा, धोखा होगा। वैसे ही होगा जैसे 10 दिन में कर्जा माफ करने की जो बात कही, या बच्चों को 350 रुपये या तो नौकरी या भत्ता, वो जैसा साबित हुआ। और वैसी की वैसी संविदाओं को नौकरी लगाएंगे। अभी तक भी संविदाओं को नौकरी लगाने के बारे में इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान बजट नहीं रखा। जितनी भी घोषणाएं की है इन्होंने कामों की, उसको बजट को देखने के बाद लगेगा कि बजटी प्रावधान है भी है कि केवल घोषणा ही है। जैसे पहले 88 कॉलेज खोलने की बात कही, बजट का कहीं प्रावधान नहीं है। पिछली बार कहा था इन्होंने हर पंचायत समिति में नंदीशाला खुलेगी, बजट में कहीं एक पैसा भी उसके ऊपर रखा हो नहीं, एक पैसा भी आज दिन तक खर्च नहीं हुआ। तो सच में ये क्या है कि केवल दिखावटी बजट है। एक लोगों से वाहवाही जीतने का लिए इन्होंने काम किया है। आमदनी के सोर्स जो तैयार होने चाहिए, टैक्स केवल लगाया 10 करोड़ रुपए का और छूट दी है 273 करोड़ रुपए की। तो मैं सोचता हूं कि इस समय जो सरकार की सब प्रकार की रेवेन्यू घट रही है, और अभी जो इन्होंने 21-22 का जो पेश किया है उसमें भी रेवेन्यू डेफिसिट है 23,000 करोड़ से अधिक का। ये तो अभी मान रहे हैं, और ये जो सारे काम जो जमीन पे आएंगे तो ये 50,000 करोड़ से भी अधिक का घाटा दिखाएगा।
राजसमंद में स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी की स्मृति में किरण महेश्वरी कन्या महाविद्यालय खोलने की मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बजट में घोषणा की। किरण जी ने पेयजल और उच्च शिक्षा में अविस्मरणीय कार्य किए हैं। राजसमंद के गांव-गांव में उन्होंने विकास कार्यों की गंगा बहाई थी। भाजपा संगठन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिलवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किरण जी के प्रति इस सम्मान के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। राजस्थान सरकार का बजट आया है और उद्योग जगत में खुशी की लहर भी है। तो कहीं राजस्थान सरकार से कुछ न मिलने से कुछ खराबी सरकार को उद्योग जन कह रहे हैं। क्या उद्योग जन को मिलना है और क्या मिलने वाला था, क्या उम्मीदें थी उनकी और क्या मिला है उनको, हम बात कर रहे हैं। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ जन हैं और पदाधिकारी हैं। हमारे साथ में कोमल जी कोठारी हैं और उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अन्य पदाधिकारी भी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि राजस्थान सरकार के बजट में क्या खास रहा। जी कोमल जी साहब, जिस तरह से बजट आया है, क्या आप मानते हैं कि इस बजट को क्या कहा जाए? धन्यवाद जी हेमेंद्र जी। आज राजस्थान सरकार का बजट आया और हमारे उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हमारे को बैठकों में बुलाया गया था और हमने कई सुझाव सरकार को दिए थे और उन सुझावों में से कुछ को सम्मिलित किया है, कुछ को नहीं कर पाए हैं। लेकिन कुल मिला के आज का जब अपन बजट को देखते हैं तो इसमें प्राथमिकताएं जो दी गई है वो हेल्थ को दी गई है, एजुकेशन को दी गई है और थोड़ा बहुत जो कुछ विकास के तरफ काम किया गया है उसमें सभी सेक्टर्स को कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि मतलब थोड़ा थोड़ा सबको मिला है। आज अगर हम सोचें कि उद्योग जगत को या व्यावसायिक जगत को क्या इस बजट से उम्मीदें थी तो उसमें क्या मिला और क्या नहीं हो पाया, उस पर अलग अपन सब्जेक्ट वाइज अलग अलग चर्चा करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे छोटी सी बात है, आज कृषि के लेके जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें कुछ उन्होंने किया है जो हमारे वरिष्ठ सदस्य सतीश जी बताएंगे, या कुछ औद्योगिक क्षेत्र का जो डिक्लेरेशन किया है, कुछ उन्होंने उदयपुर शहर के लिए दिया है, कुछ संभाग के लिए दिया है, कुछ दक्षिण राजस्थान के लिए दिया है। उसमें अगर हम देखा जाए तो जैसी उम्मीद उदयपुर को थी, आज औद्योगिक विकास के लिए यहाँ जमीन की बहुत प्रॉब्लम है और अभी फिलहाल में जो कलड़वास एक्सटेंशन का नीलामी हुई है उसमें जिस दरों पे जमीन का ई ऑप्शन हुआ है उस पे ऊपर उद्योग को वायबल मतलब ठीक ढंग से लगा पाना बहुत मुश्किल है। और ये बेसिकली सरकार से हमारा अनुरोध था कि जो रिको राजस्थान सरकार की अग्रणी संस्था है वो इस चीज को ई ऑक्शन के बदले अलॉटमेंट पे जाए, एक निर्धारित दर पे करे और जो जेन्युइन जो वास्तव में इंडस्ट्री लगाने वाला है उसको अलॉटमेंट दे और एक रीजनेबल रेट पे दे, ताकि वो या तो उद्योग लगाए या वापस सरकार को जमीन सरेंडर करे, उसको बेचान खरीद और दूसरे तरीके से उसको निपटाने की कोशिश नहीं करे। ये चीज का सुझाव उनको लेना था पर अभी नहीं लिया है क्योंकि संस्था रिको है। इसी तरह से जो दूसरे विकास कार्य उन्होंने देखे हैं उसमें एक फिल्म सिटी का भी उन्होंने कहा है, जहाँ पे भी ये आ पाएगी उसमें गैप फंडिंग मतलब जहाँ पैसे की कमी होगी उसको सरकार फंड करेगी, पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये जरूर लिखा है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होगी। उदयपुर में फिल्म सिटी टूरिज्म को लेके बहुत सारा कुछ उम्मीद था, उसमें से कुछ छोटा मोटा काम तो जरूर उन्होंने किए, पर टूरिज्म की इकाइयों को लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक या कोई एक टूरिज्म सर्किट का कोई एक नया प्रावधान किया होता वो इस संभाग में नहीं किया, वो दूसरे पार्ट ऑफ राजस्थान में किया गया है, जिससे कि इस क्षेत्र उससे वंचित रह गया है। और थोड़ी बहुत जो अधिक बातें हैं हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हेमंत जैन साहब आपको बताएंगे। जी हेमंत जी, जिस तरह से बजट आया है क्या उम्मीद लगाई थी आपने और क्या मिला इस बजट में? अगर हम उदयपुर संभाग की बात करें तो यहाँ उदयपुर संभाग को थोड़ा बहुत मिला है। से रानी रोड और नेहरू गार्डन को 19 करोड़ इसके सौंदर्यीकरण के लिए मिले हैं, इससे पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा जो प्रताप नगर बुआना 4 लेन है इसके लिए और अंडर ब्रिज के लिए, देन साउथ एक्सटेंशन के लिए करीब 150 करोड़ रुपए मिले हैं, उसका भी काफ़ी फायदा मिलेगा। और एक नेचुरोपैथी कॉलेज की घोषणा करी है उदयपुर रीजन के लिए, वो भी स्वास्थ्य सेवाओं जो हम नेचर की तरफ को जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको काफ़ी फायदा मिलेगा। दूसरा एक औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में केरवाड़ा के अंदर घोषणा करी है, उसका भी इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा मिलेगा। धन्यवाद। जी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं विजय जी गोदा साहब, आप बताएं क्या उम्मीद थी और क्या आपको मिला है? वैसे तो पूरा बजट संतुलित ही होगा, इसमें बहुत सी अच्छी बातें भी हैं और बहुत सी उम्मीद भी थी जो नहीं हुई है। जो मैं मार्बल इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट करता हूँ, पहले सरकार ने एक हमारे लिए अच्छी बात ये करी है कि ई-वे बिल एक न्यूनतम 50,000 या उसके ऊपर के बिल पे ई-वे बिल बनाना ज़रूरी था। तो मार्बल इंडस्ट्री को ये बहुत समस्या आ रही थी। दूसरी इंडस्ट्री में भी ये समस्या आ रही है कि इतना रेगुलर हम कर नहीं सकते कि हर छोटा छोटा बिल बनाया जाए। तो सरकार ने इस बार गहलोत सरकार ने ये किया है कि उस अनिवार्यता को 1 लाख रुपया कर दिया है। तो अब थोड़ा ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा छोटे व्यापारियों के लिए कि हम हमारा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, माल भेज सकते हैं आराम से। ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। साथ ही अगर अपन बात करें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए साहब, क्या आप समझ रहे हैं कि ये डीजल की प्राइस इतना बाधा बन रही है, तो जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी जब राजस्थान बजट से उम्मीद थी कि जहाँ अपन सुन रहे हैं कि हाईएस्ट अपने यहाँ वेट लग रहा है डीजल पे और पेट्रोल पे, तो कुछ राहत दे के इसको कम किया जा सकता, तो कुछ कंसेशन मिलता, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आती या इंडस्ट्रियल कॉस्ट कम होती इससे। पर कोई उम्मीद करने के बावजूद भी इसमें कोई बजट में कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ये एक निराशा करने वाली बात ही है। एक उदयपुर की बात करें तो जो अपना जो यूआईटी है, या इसको डेवलपमेंट अथॉरिटी में घोषणा करनी थी, इसको कन्वर्ट कर देंगे, उससे उदयपुर को काफ़ी फायदा होने वाला था, परंतु वो घोषणा भी शायद नहीं हुई है। पर ये निराशा ही हाथ लगी है। कुल मिला के संतुलित बजट है, अच्छी और खराब बातें सभी हैं सर। थैंक यू सतीश जी साहब, जिस तरह से बजट आया है, गहलोत सरकार ने बजट दिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर माने जाते हैं और उन्होंने कहा भी है कि जादुई बजट राजस्थान का कुछ अच्छा विकास करेगा। बताएं क्या कहना चाहते हैं? अगर हम ड्यूटी और टैक्स की बात करें तो इस बजट में काफ़ी राहत दी गई है। स्टैम्प ड्यूटी में विशेष रूप से बहुत बेनिफिट हुआ है और उसमें 2% स्टैम्प ड्यूटी की कमी की गई है। 50 लाख तक के जो फ्लैट्स हैं उनमें ड्यूटी कम की गई है। डीएलसी रेट को भी 10% कम किया गया है और पुत्र वधू को भी पुत्री के समान अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसमें भी समान दर की गई है। और गिफ्ट टैक्स अगर पोते पोती नाते नाती को कोई देता है तो उसे स्टैम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया है। तो स्टैम्प ड्यूटी में काफ़ी अच्छे प्रावधान आए हैं जिससे आवासीय और फैक्ट्री दोनों को ही काफ़ी फ़ायदा होगा ड्यूटी कम होने से। और जैसा कि हमने उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन दिए थे प्री बजट मेमोरेंडम के माध्यम से, तो उसमें से भी हमारी जो मुख्य बातें थी कि पुरानी जो टैक्स की डिमांड्स बाकी हैं उन डिमांड्स का सुलटारा किया जाए। तो इस बजट में एमनेस्टी स्कीम जिसमें लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, वेट या सेल टैक्स के जो पुराने मामले हैं उसमें दोनों पेनल्टी और इंटरेस्ट उसमें पूर्णतः छूट दी गई है, तथा साथ ही ये भी कहा गया है कि टैक्स में भी छूट दी जाएगी और जो पहले आएंगे उनको ज़्यादा छूट दी जाएगी। ये एक सराहनीय कदम है। ई-वे बिल के बारे में जैसा कि गोदा जी ने बताया, जो अगर राजस्थान के अंदर ही परिवहन है तो ई-वे बिल की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। मंडी टैक्स में भी और आड़त में भी काफ़ी दर कम की गई है। अलग अलग जिन्सों पे जिन्सवार उसमें दरों में कमी की गई है। और इस पुराने जो मामले हैं जिनमें कोई भूल सुधार करना है या उसकी वजह से कोई डिमांड है तो उसकी अवधि भी बढ़ाई गई है, सराहनीय कदम है। और डिक्लेरेशन फॉर्म्स की वजह से काफ़ी डिमांड्स पेंडिंग थी, तो उन डिमांडों के निराकरण के लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो टैक्स फ्रंट पे ये मेजर चेंजेस हैं। धन्यवाद। जिस तरह से अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है? हैंडीक्राफ्ट कारीगर हैं उनको 3 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है। टेक्सटाइल में अगर अपन बात करें तो जैसे भीलवाड़ा राजस्थान में अच्छा टेक्सटाइल हब है, उसके लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है और जो टेक्सटाइल हब हैं 7 टेक्सटाइल हब हैं और राजस्थान को कोशिश करनी चाहिए कि भीलवाड़ा भी उनमें से एक हो। काफ़ी खुशी और काफ़ी
संतुलित बजट सबके लिए एक बने और राजस्थान का विकास हो, सभी यही चाहते हैं। क्या उम्मीद और आप कर रहे हैं? जैसे मेरा साथी लोगों ने बताया है कि किस तरह की राजस्थान सरकार ने इस बजट के द्वारा चेष्टा की है, उसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो बजट में आज जो भी स्कीम नोटिफिकेशंस जारी होने थे, सरकार ने आज ही जारी कर दिए। अमनेस्टी स्कीम का, कोई टैक्स छूट का, जो कि बजट आने के बाद कार्रवाई चालू होती है, वो तुरंत आज से ही लागू कर दिया है। ये एक अच्छी चीज़ है इन्होंने, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, तो जो भी होना है तुरंत ही होना है। और इस बजट में जो भी लाभ दिए गए हैं और जिस तरह की स्कीम्स दी गई हैं, उसका अगर पूरा विश्लेषण समझें और देखें और किस तरह का विकास हो पाएगा, कहीं कमी है तो सरकार के पास वापस अपन अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन विकास की समुचित जो एक अपेक्षा है, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी, क्योंकि जो कुछ भी संतुलन हेल्थ, एजुकेशन इत्यादियों के लिए किया है, तो कुछ उसकी कमी रहेगी। लेकिन जो कोरोना के बाद में अभी जिस तरह का इंडस्ट्री की ग्रोथ आई है, तो उससे सरकार का रेवेन्यू भी इंडस्ट्री से बढ़ने वाला है। तो सरकार इस पर पुनर्विचार करके नई योजना फिर बजट के बाद भी दे सकती है और विकास की तरफ ध्यान दे सकती है। धन्यवाद हेमंत जी। एक सबसे बड़ी बात यह कि सरकार इंडस्ट्रियल इलाके घोषणा करती हैं और रिको जमीन भी एक्वायर करता है और जमीन लेने वालों से मुआवजा भी उनको देता है। फिर भी जिस तरह से जब भी कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए जाएगा, तो वहाँ पे जो पूर्व कब्जेदारी है वो पूर्ववत मिलते हैं। मैं आपको बता तो दूं, क्या इसका जवाब मैं बहुत संक्षिप्त में देता हूँ। कलरवास एक्सटेंशन योजना 2003 में आई थी, 2009 में इसका एक्विजिशन किया गया और आज 2021 में जाके सरकार इस जमीन का आवंटन कर पा रही है। तो इतना समय एक इंडस्ट्रियल एरिया को घोषित करने में अगर सरकार को लग रहा है, तो ये बहुत ज्यादा समय है। ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया इसमें इन्होंने अभी चिन्हित किए हैं, उसमें सरकारी जमीनों का, जहां पे सरकार की खुद की जमीन है, मतलब मार्जिनल कोई एक्विजिशन होना चाहिए और उसका तुरंत उसमें समाधान होना चाहिए और उसकी एक्विजिशन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आना चाहिए। बिजली, पानी, रोड, सारी व्यवस्था हो और प्लॉटिंग करे, ताकि जो आदमी जिसको जो लैंड अलॉट हो रही है वो अपने जाके अपना कार्य चालू कर पाए। आज जो चाइना का विकास हुआ, वहां पे एक सिंगल विंडो सिस्टम है और जैसी जो रिक्वायरमेंट है वो वैसा उनको अनुरूप मिला, तो इतना बड़ा विकास हुआ। कुछ हद तक गुजरात में भी इस तरह का है। राजस्थान सरकार भी अपनी रिप्स जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है 2019, उसमें बहुत कुछ उन्होंने प्रावधान किया है। उसकी जो जड़ तक जितना उसका लाभ मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो विकास जरूर होगा। धन्यवाद। आज बजट आया है और बजट में कई घोषणाएं हुई हैं। आम जनता को क्या मिला है बजट में? हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर के न्यायालय में और ये उदयपुर का न्यायालय है और यहाँ पर जो हमारे साथी अधिवक्ता गण हैं, काफ़ी इस बार प्रसन्न है बजट को लेकर। क्या कहना है अधिवक्ता गणों का? हमारे साथ में यहाँ पे जो भी पदाधिकारी भी हैं, पूर्व में भी कई पदों पर रह चुके हैं और वर्तमान में हम बात करेंगे। अभी अध्यक्ष महोदय हैं बार एसोसिएशन के मनीष जी, आप बताएं किस तरह से बजट की घोषणाएं हुई हैं और क्या मिला है? राजस्थान सरकार द्वारा जो आज बजट पारित किया गया है, अधिवक्ताओं को 10 करोड़ देने की घोषणा की है, परंतु अधिवक्ता की संख्या को देखते हुए ये राशि काफ़ी कम है। साथ ही उदयपुर में जो आदिवासी क्षेत्र है और विगत 40 वर्षों से जब हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, उस पर कोई घोषणा या किसी छोटे से ट्रिब्यूनल वगैरह की भी घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि उदयपुर में आदिवासी और गरीब जनता है उनको न्याय मिले, न्याय व्यवस्था सुचारू रहे। इस हेतु राजस्थान सरकार को कदम उठाना चाहिए था और बजट में ऐसी घोषणा करनी चाहिए थी। आप बताएं प्रवीण जी साहब, अध्यक्ष रहे आप और काफ़ी सीनियर एडवोकेट भी हैं। हाँ भाई, उदयपुर में न्याय व्यवस्था को सुचारू करने के लिए और जनजाति क्षेत्रों के निवासियों को राहत मिले, इस दिशा में सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। केवल गोगुंदा में एक एसीजेम कोर्ट खोली गई है। राज्य सरकार से अपेक्षा थी कि उदयपुर मुख्यालय पर सर्विस ट्रिब्यूनल, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल और जो राज्य आयोग की बेंच आती है, उसका नियमित रूप से उदयपुर में सिटिंग होनी चाहिए थी। इस प्रकार
राज्य सरकार के इस बजट से उदयपुर और विशेषकर वकील समुदाय कोई ज़्यादा उत्साहित नहीं है। कुल मिलाकर जो 10 करोड़ रुपए बार काउंसिल को देने का प्रावधान किया गया है वह भी निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। आप बताएं, अभी महासचिव हैं आप, क्या कहना है, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? काफ़ी नपातुला और कल्याणकारी बजट माननीय अशोक जी गहलोत ने पेश किया है। वकीलों के कल्याण के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। साथ ही जो न्यायालय गोविंदा में एसीजेएम क्रमोन्नत किए हैं, जहाँ पे थाने की ज़रूरत है वहाँ पे थाने नए खोलने की घोषणा की है। और माननीय अशोक जी गहलोत ने जो हाईकोर्ट बेंच के लिए उदयपुर की मांग है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, उस पर हम प्रभावी रूप से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। और एक बेहतरीन पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर जो काम किया है, जितने ही चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के जो दिवंगत नेता हैं उनके नाम पर कॉलेज खोले गए हैं, ये काफ़ी सराहनीय कदम है। और विशेषकर आम जन को जो आर्थिक व सामाजिक रूप से जो फायदा हो ऐसा बजट पेश किया है। आप बताएं त्रिलोक जी साहब। आज बहुत ही शानदार कांग्रेस पार्टी का जो बजट आया है और राजस्थान सरकार ने जो दिया है वो बहुत शानदार बजट है। जो उन्होंने सबके लिए इलाज फ्री कर दिए, 5 लाख का परिवारों के लिए बीमा कर दिया है फ्री, और किसानों के लिए शिक्षा के लिए कॉलेजेस खोले हैं और महिलाओं के लिए नैपकिन तक फ्री कर दिया है। बहुत शानदार और अच्छा बजट है। और वकीलों के लिए जो 10 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं वो भी आज सरकार का पहला कदम है। आज तक किसी सरकार ने वकीलों के हित नहीं सोची, वो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी ने सोची है। और ये बजट जो है वो बहुत ही अच्छा बजट और शानदार बजट है। आप बताएं, आपका क्या कहना है? बजट निराशाजनक, लोक लुभावन बजट, सिर्फ घोषणाएं, पुरानी घोषणाओं को नए रूप में लपेट के पेश करने वाला बजट है। विशेष रूप से मेवाड़ के लिए काफ़ी निराशाजनक। और अशोक गहलोत जी से हमारी अपेक्षा थी मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के लिए कोई घोषणा करते, यहाँ की देवास योजना के लिए कोई घोषणा करते, यहाँ की आयर नदी के संरक्षण के लिए कोई घोषणा करते, यहाँ के मेवाड़ के टूरिज्म के लिए कोई घोषणा करते, यहाँ के झीलों के संरक्षण के लिए कोई घोषणा करते, यहाँ के जो पुरातत्व व्यवस्था है उसके संरक्षण की कोई व्यवस्था करते। किसी के लिए कोई जीरो मात्र घोषणा उन्होंने की है। एक प्रकार का अभी वर्तमान में जो 4 उपचुनाव हैं उन उपचुनावों को ध्यान में रखकर सिर्फ जनता को लुभाने की दृष्टि से और इस प्रकार का बजट पेश किया है। सिर्फ एक नई बोतल में पुरानी शराब भर के और उसको पेश कर दिया है। इस बजट से काफ़ी अपेक्षाएं थी। सरकार ने सभी वर्गों के लोगों को इस बजट से निराश किया है। बहुत निराशाजनक और निंदाजनक बजट है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप बताएं, आपका क्या कहना है? वर्तमान कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो बजट अभी जो आज ही पेश करा है वो पूरी तरह निराशावादी बजट है। पिछले 2 साल की विफलताओं की सरकार है और इस विफलता की सरकार के साथ ही ये जो बजट भी है वो भी पूरी तरह विफल सरकार है। यहाँ पर उन्होंने मेडिकल की घोषणा करी, वो ऑलरेडी आयुष्मान भारत योजना के तहत है, उसको भी लागू नहीं करा पाए लोग। और ये खाली झूठी बातें करके, और ये बजट भी पूरी तरह से जनता की अपेक्षाओं के विरुद्ध बजट है। और इसमें मेवाड़ की पूरी उपेक्षा की गई है, मेवाड़ को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। अशोक जी गहलोत का स्वाभाविक सा हमेशा रहता है, उनका इंटरेस्ट हमेशा जोधपुर में लगा रहता है। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मात्र एक जोधपुर के मुख्यमंत्री बन के रह गए और पूरी तरह निराशावादी बजट है। पता है क्या कहना है बजट को लेकर? बजट अभी पारित किया गया है तो वो केवल ऊँट के मुंह में जीरा जितना है। युवाओं के लिए कोई भी योजनाओं में पैसा नहीं दिया गया है, ना नई योजना के लिए कोई घोषणा की गई है। युवाओं के लिए ना रोजगार है, केवल और केवल बेरोजगारी बढ़ी हुई है और युवाओं के लिए करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है। इसलिए ये युवा विरोधी बजट है और युवा और भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। राजस्थान सरकार का बजट आया है और उस पर हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। हम पहुंचे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन में, जहां पर क्रिकेट खेला जा रहा है।
क्रिकेट की राजनीति प्रदेश हो देश हो सब सर्वविदित है कि क्रिकेट की खेल भी क्या होता है, राजनीति भी क्या होती है। लेकिन आज बजट मिला है तो सभी और कहीं खुशी हो रही है तो कहीं कुछ नहीं मिलने से दुख भी हो रहा है। सीए एसोसिएशन क्या इस बजट पे प्रतिक्रिया दे रहा है? जी आप बताएं क्या आप बजट निकला है? इस कोरोना काल के बाद जो बजट आया है उसमें आम जनता की राहत के लिए एक अच्छा प्रोविज़न है कि आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे थी वो 6 से 4 कर दी गई है। तो इसका हम सभी स्वागत करते हैं। अब मैं बाकी कमेंट के लिए मेरे साथी राकेश जी लोढ़ा। आप बताएं सर। अपने राज्य के व्यवसायों की लंबे समय से एक डिमांड थी एमनेस्टी स्कीम के लिए, जिसका आज प्रपोजल डिक्लेयर हुआ है और उसके साथ ही सी फॉर्म्स और अदर फॉर्म्स सबमिशन की जो डेट एक्सटेंशन की डिमांड थी व्यापारियों की, उसको 30/6 तक बढ़ाया है और 30/6/2021 तक दिया है। और एमनेस्टी स्कीम 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी, जिसमें ब्याज और पेनल्टी पूर्ण रूप से माफ़ रहेगी और टैक्स में भी माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ छूट देने का ऐलान किया है। अभी स्कीम आने के बाद ये पता लगेगा कि ये किस तरह से ऑपरेट होगी। और उसके अलावा एक जो व्यापारियों की और रादर राजस्थान की समस्त जनता की डिमांड थी कि इस पे पेट्रोल डीजल पे कुछ वेट में रिलीफ हो, लेकिन वो केवल उम्मीद रह गई और उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। उसके अलावा बाकी जो स्टैम्प ड्यूटी में राहत दी है, निसंदेह राजस्थान के रियल इस्टेट सेक्टर को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। आप बताएं आप क्या कहना हैं? मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए एक अच्छा दिया है, जिसमें 5 करोड़ तक का जो सब्सिडी दिया है, इंटरेस्ट सब्सिडी, वो एक अच्छा स्टेप है। उसके अलावा जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको विदाउट सीड कैपिटल जो दे रहे हैं 5 लाख तक, वो उनके लिए एक अच्छा स्टेप है और ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बजट है। कि राजस्थान में बजट में स्कीम्स तो दे दी है, एमनेस्टी भी आ गई है, पर जब तक पुराने मामलों का निपटारा नहीं किया जाएगा, रटिफिकेशंस दुनिया भर के पेंडिंग है, तो बेचारा व्यापारी डिपार्टमेंट जा के उसके जूते घिस जाते हैं। तो जब तक सरकार की तरफ से ये चीज़ नहीं आएगी कि रटिफिकेशन वगैरह का प्रॉपर निपटारा हो, तब तक इस एमनेस्टी स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक सरकार की तरफ से ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन नहीं दिए जाएंगे कि जो पेंडिंग केस है उसको सिंसियरली उनको निपटारा किया जाए, तो कोशिश ये करनी चाहिए। और व्यापारियों की आशा ये है कि इस वास्तविक रूप में इस एमनेस्टी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो और साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म्स वगैरह को सुचारू रूप से वहाँ पे जमा किया जाए। आज राज्य सरकार द्वारा अशोक जी गहलोत ने जो बजट दिया है, उदयपुर शहर को जो 19 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है, वह उदयपुर शहर के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है। दूसरा, जो पुत्र वधुओं के लिए बेटियों के समान स्टैम्प ड्यूटी में जो रियायत दी गई है, वह बहुत ही आम जन के लिए बहुत ही खुशी की बात है और पुत्र वधुओं को भी बेटियों का दर्जा मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। आप बताएं जी क्या कहना है? उदयपुर को टूरिज़्म के हिसाब से बहुत अच्छा खासा बजट अलॉट हुआ है। होपफुली, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, होपफुली ये बजट सक्सेसफुल होगा और टूरिज़्म बढ़ेगा और शायद कोविड की सिचुएशन से बाहर निकलने में काफ़ी सारे वेंडर्स जो टूरिज़्म के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं, उनकी मदद होगी। आज जो राज्य सरकार ने बजट की घोषणा की है, उसके अंदर विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों के लिए बहुत कुछ है। खासकर जो इसमें है 1200 विद्यालय इंग्लिश मीडियम के खोले जाएंगे। उसके साथ में 600 विद्यालयों में एग्रीकल्चर संकाय खोले जाएंगे। साथ में जो प्री प्राइमरी कक्षाएं लंबे समय से नहीं चल रही थी, वो अब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पे चलाई जाएगी। उसके अलावा विशेष रूप से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आंगनवाड़ी स्कूल है, उसमें 37,000 स्कूलों में और आंगनवाड़ी में फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा वाईफाई और स्मार्ट टीवी की भी व्यवस्था की जा रही है सभी सरकारी स्कूलों में। और विशेष रूप से जो घोषणा है गरीब बालकों के लिए, अब पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ जो गणवेश है वो भी फ्री में दिया जाएगा। इन सारी घोषणाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकारी विद्यालयों के अंदर बालकों का, अभिभावकों का रुझान तो बढ़ेगा ही, साथ में नामांकन भी बढ़ेगा। परंतु एक चीज़ की थोड़ी सी कमी रख दी गहलोत सरकार ने कि इसके साथ में
जो पहले से खाली पद है विद्यालयों में और जो बजट में विद्यालयों की घोषणा की है उनके अनुपात में अगर नए शिक्षकों की घोषणा करते भर्ती की तो बेहतर होता। बाकी बजट देखने के हिसाब से बहुत अच्छा है।